सुप्रीम कोर्ट में आग लगी हुई है और आज का वीडियो सामने आया है जब उसमें आग की लपटें उठती नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट में भी आग लगा दी थी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की, जब इसमें आग लगाई गई और उसके बाद आज सुबह भी यहां से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त नेपाल सरकार का हर सिस्टम ध्वस्त सा नजर आ रहा है। सरकार तो पहले ही गई, लेकिन जो भवन थे, जो अलग अलग संस्थाएं थी, उनको भी टारगेट किया गया। उसमें न्यायालय अपने आप में महत्वपूर्ण है। और देखिए कोर्ट के परिसर में भी प्रदर्शनकारी पहुंचे। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और इसमें से धुआं आज सुबह भी उठता दिखाई दिया। और देखिए काठमांडू के सुपरमार्केट में भी भीषण आग लगी है। प्रदर्शनकारियों ने मार्केट को भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मार्केट एरिया में भी आग लगाई गई। काठमांडू के सुपरमार्केट की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने मार्केट को भी आग के हवाले कर दिया। और अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कांतिपुर मीडिया के दफ्तर की तस्वीर। कांतिपुर मीडिया दफ्तर में अभी भी आग लगी हुई है। मीडिया दफ्तर की इमारत में आग लगी और दफ्तर के बाहर जो गाड़ियां थी वो भी जल गई। अभी भी यहां आग लगी हुई है। कल प्रदर्शनकारियों ने इस दफ्तर में आग लगाई और उसके बाद अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं आज सुबह की, उससे अभी तक पता ये चल रहा है कि इस दफ्तर में आग अभी भी लगी हुई है। तो ये देखिए 3 तस्वीरें नेपाल की इस वक्त, जो बताने के लिए काफी है कि आज सुबह क्या हालात रहे। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में आग लगाई गई और सुबह सुबह भी उसमें धुआं उठता दिखाई दिया। सुपरमार्केट काठमांडू का, उसको आग के हवाले कर दिया गया और मीडिया दफ्तर की इमारत में अभी भी आग लगी हुई है। जो जानकारी सामने आई है, कांतिपुर मीडिया के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। मनीष, अब सवाल यहां पर यह है कि नेपाल किस दिशा में बढ़ता जा रहा है। सरकार है नहीं, सेना के नियंत्रण में है अभी सब कुछ, लेकिन अभी स्थिति शांत नहीं हुई है। आगे क्या होगा अभी समझ में नहीं आ रहा कि किससे क्या बातचीत होगी। आगे कौन राजनीतिक तौर पर लीड करने वाला है नेपाल को? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल जो कुछ हुआ नेपाल की जनता के लिए, नेपाल के इतिहास के लिए वो बड़ा दिन था। और उसके बाद से सेना ने पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में अब बागडोर ले ली है और उसके बाद सब जगह पर कर्फ्यू लगाया गया है। कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले कानून व्यवस्था को नियंत्रित की जाए। वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ लगातार जेनजी के प्रतिनिधियों के साथ और बालेन शाह के साथ मिलकर ये बात कर रहे हैं कि आगे का फार्मूला क्या बनेगा। मैंने अभी कई लोगों से बात की जो कि जेनजी से के स्टेक होल्डर हैं या जो दूसरे और लोग हैं, उन सब का मानना है कि जो फार्मूला अभी तैयार किया जा रहा है वो बहुत हद तक 1990 के नेपाल के संविधान के अनुसार होगा, जिसमें या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हो सकती है और उसके साथ फिर बालेन शाह को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त करने की बात चल रही है। फार्मूला आखिर में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हाँ, रवि लामिछाने की भूमिका को लेकर अब अचानक पिछले कुछ घंटे में काफी गुस्सा उभर रहा है। ठीक है। लोगों का मानना है कि रवि लामिछाने ने अपने को जेल से निकालने के लिए सभी जेलों से कैदियों को निकलवाया, उनके लोगों ने ही मीडिया हाउसेस में आग लगवाई। ये जेनजी में बहुत सारे लोग मान रहे हैं। ठीक है मनीष, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 17 सालों में 14 सरकारें देखी हैं नेपाल में। अस्थिरता एक बार फिर साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा विद्रोह की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि संदीप जी, आपने देखा होगा एक बात बहुत खास है, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है। आमतौर पर जब प्रदर्शन होते हैं तो गुस्सा सरकार के खिलाफ होता है, विपक्ष का एक तरह से समर्थन दिखता है, लेकिन यहां पर विपक्षी नेताओं को भी निशाना बनाया गया है, मीडिया के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया है और अपनी ही देश की सरकारी इमारतों के खिलाफ भी गुस्सा सीधे तौर पर नजर आया। वो इमारतें जो शांत थी काठमांडू की, उन्हें भी जला दिया गया।
देखिए समीर जी, ये मेरा मानना ये है कि ये जो आक्रोश है जनता का, ये महज 2 दिन 3 दिन का नहीं है। ये जेन जी का जो मूवमेंट बता रहे हैं, ये मात्र 2 दिन का, और अचानक जो हमने देखा कि इसको जो तत्कालिक कारण ये था कि जितने सोशल मीडिया उन पर बैन लगा दिया जाए, ये गुस्सा पिछले 30 सालों से एक उभरता हुआ असंतोष था, जो अचानक, हम जिसे कहते हैं अचानक, मैं कभी नहीं मानता हूं। यस, ये जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले सत्ता पक्ष विपक्ष जितनी भी सरकारी स्टेट का जो फंक्शन है, उन जिस तरह से ध्वस्त किया गया, ये अपने आप में संकेत है कि बहुत दिनों तक आप मैनेज कर करके जनता के आक्रोश को दबा नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि वहां देखिए पक्ष हो विपक्ष हो जुडिशरी कोई भी हो, खोज के वहां पर मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सबक है दुनिया के लिए कि जब यदि आप सत्ता पर हो तो वहां पर नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। और इन सबको देखते देखते पहले राजशाही को उन्होंने देखा, फिर लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र वहां का था बहुत ही मैनेज्ड लोकतंत्र, क्योंकि मेरा भी इंटरेक्शन होता है वहां के लोगों से, जो मुझे लगा ऐसे लगा कि वहां पर एक असंतोष ये था कि जो जनता है, जिसको सच में हम लोकतंत्र में कहते हैं कि यही सब कुछ होती है, वो जनता, वहां का कोई अधिकार नहीं था उनके पास। और वो देख रहे थे कि आखिर जीवन जो जी रहे हैं, जो लेवाइस, जो लग्जरी जीवन है, कौन जी रहा है। जो इस आंदोलन में दिखाई दे रही है कि ये नाराजगी पूरे पॉलिटिकल क्लास से थी, मतलब उसमें सिर्फ सत्ता में शामिल या विपक्ष में बैठे लोग नहीं थे। यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वर्तमान प्रधानमंत्री रहे, उन सब से ये नाराजगी इस वायलेंट रूप में निकलकर सामने आई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कांतिपुर टीवी चैनल है उसको भी निशाना बनाया गया और उसकी इमारत को भी आग लगाया गया। यानी कि आप देखिए कि सत्ता से जुड़े जो संस्थान थे उनको भी लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कुलकर्णी सर, अब सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है कि क्या नेपाल को एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी की तरह यूज कर रहे थे वहां के पॉलिटिशियन, चाहे कोई भी दल हो, और इस प्रयोग में जनता पिसती जा रही थी। हर लेवल पर असंतोष ने यह रूप अख्तियार कर लिया, यह रूप धारण कर लिया जिसको हम आज देख रहे हैं। धन्यवाद रवि जी। मैं कहूँगा ये तो होना ही था। आप देखिए जो नेपाल के जो हिस्ट्री है, 250 साल के उनके मोनार्की में सिर्फ 10 राजा रहे हैं और 63 साल में उनके 53 प्रधानमंत्री रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आने के बाद 17 साल में 13 प्रधानमंत्री आए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं राजाशाही हटाने में ये जो जितने भी बने अपने प्रधानमंत्री बनते रहे, उनका कैबिनेट बनता रहा, उन्हीं के बीच में सत्ता रही। चाहे वो दुबे जो ले डूबा अब नेपाल को, प्रचंडा आप देख रहे हैं क्या कांड हुई है, ओली पूरा तेल, पत्थर से तेल निकालने की कोशिश की। मतलब ये जितने थे ये नए राजा के तौर पर खड़े हुए और इन्होंने नेपाल को लूटा। और यही कारण है कि ये जो नया जनरेशन है, जिन्होंने नेपो किड्स कहते हैं, जो 1990 से लेकर के पैदा हुए हैं, उनको लगा कि ये जो है, मतलब क्योंकि नया जो एप्लीकेशन, वो ऐप्स है, ये जो ऐप है, ये जो मोबाइल्स हैं, ये कनेक्टिविटी देते हैं पूरी। कुलकर्णी साहब, लेकिन ये ताज्जुब की बात आपको नहीं लगती, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में नहीं लगता कि आंदोलन किया जा रहा है कि भाई नेपो किड्स, नेपो बेबीज जो हैं वो अय्याशी कर रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इस बात की खलिश, लेकिन राजशाही के यही लोग समर्थक भी हैं। अब राजशाही से, मोनार्की से बड़ा नेपोटिज्म का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? उसका तो समर्थन किया जा रहा है। नेपो किड्स के खिलाफ यह आंदोलन चलाया जा रहा था, यह कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? ये देखिएगा, नेपो किड्स ये कौन है? ये इन्हीं जो नए राजा बने, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे मैं कहा 17 साल में 13 प्रधानमंत्री, वही 3-4 के बीच में, जिसकी एक की तो बेचारी की बीवी भी जल करके ये उसका मतलब देहांत हो गया। बहुत बुरा लगा हमें ऐसे देखते हुए। लेकिन ये नेपो किड्स कौन है? उन्होंने इसी ऐप्स का दुरुपयोग किया ये बताने के लिए कि वो किस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, किस तरह के रहते हैं, कहाँ बाहर पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये जो आम आदमी है, नए बच्चे जो हैं, उनको लगा कि ये जो बच्चे हैं, जो इन राजाशाही, जिनको मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां, तो देखो आप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कंबाइंड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इनका रहने सहने खाने पीने का जो ढंग होना चाहिए वो एक तरीके से अलग होना चाहिए, बल्कि ये तो राजा बन गए। तो इसका जो आक्रोश है वो देखने को मिला है। और ये नेपो किड्स के बरखिलाफ जो आवाज आप कह रहे हैं कि जिस तरह की आइडियोलॉजी या जिस तरह की बातें करके ये सभी सत्ता में आए, ये खुद ही उसको रिप्लेस करके उस जगह पर बैठ गए। यानी कि उस तरह के लाइफस्टाइल को नेपाल के लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखना शुरू कर दिया, जिसे पहले ही लोग शक की निगाह से देख रहे थे।